हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो यार। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने जहां तक कंप्लीट करा था उस पोर्शन को रिवाइज करते हैं और आज हम आगे अपने लेक्चर नंबर 3 पे चलते हैं। बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस करा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अभी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, मैंने आपको बताया था इसकी इफेक्टिव डेट जो है जब ये एप्लीकेबल हुआ वो है 1872। ये जो एक्ट है ये स्पेसिफिकली डील करेगा कॉन्ट्रैक्ट्स में। क्या बेटा? स्पेसिफिकली डील करेगा कॉन्ट्रैक्ट में। आपका क्वेश्चन है सर व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने आपको बोला बेटा किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 जो है वो उस एक्ट से रिलेटेड सारे डेफिनेशन देता है और इस एक्ट में जो सेक्शन नंबर 2 है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करके दे रहा है इन क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉ में एनफोर्सेबल होना चाहिए। आपने बोला सर एग्रीमेंट क्या है, तो मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज ई बताया था। एग्रीमेंट का मतलब सर एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, मतलब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तो प्रॉमिस मिल जाएगा और प्रॉमिस जो है उसमें अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है तो वो एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट रहा, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन तीनों एग्रीमेंट बने। एग्रीमेंट अगर लॉ में इन्फोर्सेबल है तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मैं आपको एक नई हेडिंग पे लेके गया था विच इज सेक्शन 10 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको सेक्शन 10 में जो बातें लिखी गई है उनके सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट को फुलफिल करना है जरूरी। अगर आप एक भी असेंशियल एलिमेंट को फुलफिल नहीं कर पाते तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे, बट अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है सर तो आपको सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना जरूरी था। 2 असेंशियल एलिमेंट हमने लेक्चर नंबर 2 में डन करे थे। सबसे पहला लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे आगे, और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लॉफुल भी होना पड़ेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है। लॉफुल कब होंगे? तो सर जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रूल जो बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो सारे रूल्स को फुलफिल करेगा तो ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल होगा। जब ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। पहला पॉइंट। बेटा दूसरा पॉइंट था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था बेटा कि सिंपल सी बात है, दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करना है। अगर कोई भी ऐसा नेचर का सोशल एग्रीमेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वहां पे इंटेंशन लीगली बाइंड करना नहीं होती। दोस्त को खाने पे बुलाना, शादी पे इनवाइट करना, दीज आर एग्रीमेंट्स, बट ये क्योंकि इनकी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है तो वहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनते। ये 2 पॉइंट हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है बेटा, अगर आप देखेंगे थर्ड पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। पहले देखो, अब पहली बात ये थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। अगर आप देखो फर्स्ट पॉइंट था लॉफुल ऑफर लॉफुल एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है ये मैंने नहीं बताया ये बोल के कि सर इसके ऊपर पूरा चैप्टर हमें आगे पढ़ना है, बट मैंने ये बताया था ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल कब होंगे। सर ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल तब होंगे जब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सारे रूल्स को क्या करेंगे? फुलफिल। सिमिलरली कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन का पूरा लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए हमारा सेपरेट चैप्टर है बेटा कंसिडरेशन का, तो वहां पे हम आराम से समझेंगे इस टॉपिक को। बट सिंपल भाषा में कंसिडरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था समथिंग इन रिटर्न। जो दोनों पार्टीज है वो समथिंग इन रिटर्न रिसीव कर रहे हैं। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक चीज देगा और दूसरा पर्सन पहले पर्सन को दूसरी चीज देगा, दोनों के आपस में कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। ठीक है, और दैट समथिंग ना मस्ट बी इन मॉनेटरी फॉर्म। ये कंपलसरी रूल्स है। हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन को वैलिड बनाने के रूल। तो वैलिड कंसिडरेशन में बोला है पहली बात तो दोनों पार्टीज को इन रिटर्न कुछ मिलना चाहिए और वो जो रिटर्न में मिलेगा उसमें से एक पार्ट मनी के टर्म्स में होना चाहिए। मतलब सर मैं हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूं किसी अदर पर्सन को और अदर पर्सन मुझे 10 लाख रुपए पूरा कैश दे रहा है पूरा अमाउंट में, क्या ये कंसिडरेशन है? यस, वैलिड है, बिल्कुल लॉफुल है। मैं एक हाउस कंस्ट्रक्ट करके दे रहा हूं और बदले में वो जो पर्सन है वो मुझे कोई अलग एक्टिविटी प्रॉमिस कर रहा है। मतलब उसने बोला सर आपका ना मैं ये वाला काम कर दूंगा। देखो ये कंसिडरेशन तो है
लेकिन ये वैलिड और लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन का एक बहुत वो होता है कि भैया एक पार्ट ऑफ कंसिडरेशन हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। फुल्ली इन काइंड मिल रही है अगर कंसिडरेशन, फुल्ली इन काइंड, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, फुल्ली कैश हो सकती है, पार्टली कैश पार्टली काइंड, मतलब मैंने हाउस कंसिडर करके दिया, बंदे आपने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए और साथ में कोई प्रॉमिस दे दिया कि भाई मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, तो ये चलेगा, हाँ ये चलेगा। बट फुल्ली इन काइंड है तो कंसिडरेशन नहीं चलेगा। और कंसिडरेशन लॉफुल कब होगा, तो बोला कंसिडरेशन लॉफुल तब होगा जब कंसिडरेशन वाले चैप्टर में कंसिडरेशन के रूल्स है वो सारे रूल्स फुलफिल होंगे। सेम जैसा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में था वही यहां पर रिपीट हो रहा है बेटा। पहले इन सिंपल वर्ड्स कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। बड़े ध्यान से समझो, इन सिंपल कंसिडरेशन की लीगल डेफिनेशन क्या है मैंने अभी डिस्कस नहीं करी, बट सिंपल वर्ड्स में कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट जो रिटर्न मिलेगा हैज टू बी सम पार्ट इन मॉनेटरी टर्म्स। फुल्ली कैश है कोई दिक्कत नहीं है, पार्टली कैश पार्टली काइंड है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कंसिडरेशन फुल्ली काइंड हो गई तो दिक्कत है सर, वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है बेटा। उसके लिए उसे अलग ही नाम चला जाता है, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जब मैं आपको कुछ वादा कर रहा हूं, आप मुझे वादा कर रहे हो, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाता है, उसको हम चर्चा करेंगे। पर अभी के लिए कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। एन एग्रीमेंट कैन ओनली बी लीगली एनफोर्सेबल, ओनली बी लीगली एनफोर्सेबल when each of the parties get something and give something in return। एक एग्रीमेंट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल कब होगा, जब एक पार्टी को कुछ देना पड़ रहा है और ऑन दी अदर हैंड उसे कुछ मिल भी रहा है, कंसिडरेशन। हियर द समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन तो होना चाहिए, उसके बिना एग्रीमेंट नहीं तो उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन कंडीशन समझो, कंसिडरेशन सही नहीं बोला, कंसिडरेशन को कैसा होना पड़ेगा ये भी एग्जैक्ट बता रहा है। कंसिडरेशन चाहिए अपने को लॉफुल, कंसिडरेशन चाहिए अपने को लॉफुल, जैसे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए था लॉफुल। अब कंसिडरेशन लॉफुल कब होगा, उसके लिए बोला कि भैया कंसिडरेशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक आएगा रूल्स ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन को लॉफुल करना है तो सारे रूल्स दे रखे, अगर आप वो सारे रूल्स फुलफिल करोगे तो कंसिडरेशन लॉफुल, अगर कंसिडरेशन लॉफुल तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो सिंपल बोला, अ कंसिडरेशन इज लॉफुल व्हेन इट फुलफिल्स ऑल द रूल्स लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कंसिडरेशन लॉफुल कब होगा, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो सारे रूल्स को क्या कर देगा बेटा, फुलफिल। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कंसिडरेशन को क्या ट्रीट करेंगे, लॉफुल ट्रीट करेंगे। सर क्या ट्रीट करेंगे, लॉफुल ट्रीट करेंगे। अब आप समझो, थर्ड पॉइंट हमारा डन होता है। 3 एसेंशियल एलिमेंट हमने कर लिए सर। पहला लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस, सेकंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और थर्ड पॉइंट जो है इज लॉफुल कंसिडरेशन। 3 हमने एसेंशियल एलिमेंट डन करे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो, वैलिड बनाना है तो। फोर्थ आपका जो एसेंशियल एलिमेंट है, और ये भी आपका एक अपना चैप्टर है, ऑफर चैप्टर है, एक्सेप्टेंस चैप्टर है, कंसिडरेशन चैप्टर है, उसके बाद एक चैप्टर है फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट, नाउ व्हाट इज फ्री कंसेंट, समझ कितना बड़े ध्यान से समझो। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। पहले तो याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। अब ये जो वर्ड है ना कंसेंट, बेटा कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी। कंसेंट का मतलब क्या होता है, मंजूरी। अब देखो, ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है हमें। अभी मैं आपको बहुत एक ब्रीफिंग में बहुत ओवरव्यू दे रहा हूं। कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी, सहमति, कुछ भी बोलो। और ये जो मंजूरी और ये जो सहमति आपने दी है, ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए बेटा, फ्री होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, फ्री। सर क्या मतलब सर समझाओ सर, बड़े ध्यान से समझो बेटा, बड़े ध्यान से समझो। इसका एग्जांपल दे रहा फ्री कंसेंट का। आप मुझे लॉजिकली बताना, बिल्कुल लॉजिकली बताना कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो बेटा, यहां पे हमारे मिस्टर ए है और बेटा यहां पे हमारे मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है वो अभी तुरंत के तुरंत एक ना
रिंग लेकर आते हैं, रिंग अंगूठी, और रिंग की जो कॉस्टिंग है वो लेट से 5 लाख रुपीज है। 5 लाख की रिंग लाते हैं अभी अभी नई नई एकदम ब्रांड न्यू मिस्टर ए। अब मिस्टर बी को पता लगता है मिस्टर ए के पास एक रिंग है 5 लाख की, और मिस्टर बी तुरंत पता क्या करते हैं, मिस्टर बी तुरंत आते हैं और इन्हें एक ऑफर देते हैं कि आप जो है अपनी रिंग जो है मुझे सेल कर दो, मुझे क्या कर दो, सेल कर दो 50 रुपए में, आप मुझे अपनी रिंग सेल कर दो 50 रुपए में। ऐसा ऑफर दिया, ऐसा ऑफर दिया। और यहां पे मिस्टर ऑब्वियसली बात है, मिस्टर हाँ बोलेगा ना, सर ना बोलेगा। 5 लाख की रिंग है, 50 रुपए में सेल करने का ऑफर है, कैसे एक्सेप्टेंस दे देगा। लेकिन मिस्टर ए ना, मिस्टर ए जैसे ही कुछ बोलते उससे पहले भाई ने निकाल दी गन, और बेटा यहां पे गन पॉइंट पे किसको रख दिया, मिस्टर ए को। अब मुझे बस सिंपल सी एक बात बता दो, कोई बंदा गन पॉइंट पे है और वहां पे उसे 5 लाख की रिंग 50 में देनी है, तो वो अपनी जान बचाएगा या रिंग को बचाएगा? सर ऑब्वियसली बात है जान बचाएगा। कैसी बात कर रहे हो सर, पूछने के लिए कोई मतलब सेंस ही नहीं है। भाई मिस्टर ए ने छूटते गन देखते भाई साहब छूटते क्या दीदी, एक्सेप्टेंस, बिना कुछ बोले कह रहा एक्सेप्टेंस दे रहा हूं बिना कुछ बोले। कह रहा भैया माफ करो, ये ले जाओ रिंग, लाओ 50 रुपए। कह रहा 50 रुपए भी मत दो, मिस्टर ए कह रहा 50 रुपए भी मत दो सर आप। मिस्टर बी ने का धोखा नहीं करता किसी के साथ, बिल्कुल धोखा नहीं करता। जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो पूरा करूंगा। 50 रुपए की कंसिडरेशन डिसाइड थी, 50 रुपीज में आपको दूंगा। अब मिस्टर बी की आप समझो क्या करा, मिस्टर बी ने क्या ऑफर दिया है, समझो मिस्टर बी ने क्या ऑफर दिया है। अरे ऑफर है सर, ऑफर है। यहां से इसकी एक्सेप्टेंस है क्या, अरे एक्सेप्टेंस भी है सर। और दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है क्या, यस। अरे सर बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, रिंग। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 50 रुपए। मैंने बोला था कंसिडरेशन जो है वो होनी चाहिए, समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। समथिंग इन रिटर्न जो है वो होना चाहिए कंपल्सरी। अब यहां पे इसको रिंग मिल रही है, इसको 50 रुपीज मिल रहे हैं, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है। और एक बात बताओ, क्या ज्वेलरी सेल परचेज करना लॉ में लीगल एक्सिस्टेंस नहीं रखता, लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है? अरे बिल्कुल एनफोर्सेबल है सर। तो हमारे हिसाब से ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन तीनों मिलके एक एग्रीमेंट फॉर्म करें। एग्रीमेंट है लॉ में एनफोर्सेबल, तो यहां पे इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, यस सर बनेगा, अरे बिल्कुल बनेगा। लेकिन अगर मोरली एथिकली बात करो, क्या यहां पे बेचारा मिस्टर ए, ये देख लो मिस्टर ए भाई रो रहा है, बहुत रो रहा है, आंखें नहीं है भाई की फिर भी रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। कह रहा भैया कट गया भैया, कह रहा 5 लाख की रिंग लाया था, 50 रुपए में देनी पड़ गई, सामने वाले ने गन रख दी, क्या करता भैया, जान बचाता या रिंग बचाता? तो भैया दे दी। अब टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है, लेकिन अगर आप एथिकली सोचो, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? बस यस और नो बता दो, बस यस और नो, जल्दी से यस और नो। अरे सर नो सर लॉ समझता है इस प्रॉब्लम को। यहां पे ए ने ये जो एक्सेप्टेंस दी है ना सर, ये एक्सेप्टेंस इन्फ्लुएंस है फ्रॉम एन एक्सटर्नल फैक्टर। ये जो एक्सेप्टेंस ए ने यहां पे दी है, ये इन्फ्लुएंस है फ्रॉम एन एक्सटर्नल फैक्टर, और वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या था, गन। मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं काइंड ऑफ जो ए है, ए ने फिजिकल थ्रेट के अंदर, उसे फिजिकल थ्रेट मिला भाई गोली मार दूंगा, फिजिकल थ्रेट के प्रेशर में इस एक्सेप्टेंस को दिया है। अरे हाँ या ना, यस सर। तो क्या बेटा आप मुझे बताइए, ए की जो कंसेंट है, ए की जो एक्सेप्टेंस है, मंजूरी है, क्या वो कंसेंट फ्री मानी जाएगी? फ्री मानी जाएगी? सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट का मतलब है, फ्री कंसेंट मीन्स कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट, वर्ड पकड़ना, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। बेटा इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह है,
फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री कब मानी गई? जब पार्टी जो है, जो कंसेंट दे रही है, वो कंसेंट बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के इन्फ्लुएंस हुए दिए। मतलब अगर ए बेचना चाहता था अपने मन से और एक्सेप्टेंस दे दी तो कंसेंट फ्री है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ए बेचना नहीं चाहता 50 में, लेकिन ड्यू टू दिस फिजिकल थ्रेट वो इन्फ्लुएंस हो गया और उसे बेचना पड़ गया। तो क्या इन दिस केस, इस एग्जांपल में कंसेंट फ्री थी? सर कंसेंट फ्री नहीं थी, और अगर कंसेंट फ्री नहीं होती तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनता, क्योंकि एसेंशियल में बोला है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज को क्या होना पड़ेगा? फ्री। क्या होना पड़ेगा? फ्री। अब देखो रीड करें इसे, द एग्रीमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन दी फ्री कंसेंट ऑफ दी पार्टीज। जो एग्रीमेंट है अगर उसे आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो बोथ दी पार्टीज की जो कंसेंट है वो क्या होनी पड़ेगी? फ्री। अब फ्री क्या होती है? फ्री कंसेंट मींस कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज ऑन देयर ओन अकाउंट विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब आप दोनों पार्टीज जो अपनी कंसेंट दे रहे हो वो अपनी मर्जी से दे रहे हो, देयर इज नो एनी अदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो आपको कंसेंट को मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे यहाँ पे गन पॉइंट रख दी, अब आप हाँ या ना जो भी बोल रहे हो आपकी मर्जी से नहीं है, वो उस गन पॉइंट का प्रेशर है, फिजिकल प्रेशर है। क्लियर? अब ये तो जनरल सेंस में हो गया। फ्री कंसेंट का लॉ में डेफिनेशन क्या दिया है ये मैं आपको बताता हूं। क्या है? कंसेंट, मंजूरी इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट फ्री तब मानी जाएगी जब इट इज नॉट कॉज्ड बाय, और आपको 5 चीजें दी है बेटा, 5 चीजें आप देख रहे हो। फर्स्ट है कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। 5 चीजें देखो समझो। मैंने आपको बता दिया कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो कंसेंट को क्या होना पड़ेगा? फ्री। कंसेंट को क्या होना पड़ेगा? फ्री। कंसेंट फ्री कब होगी? तो बोला कंसेंट फ्री तब होगी जब लॉ ने बोला जब वो इन 5 रस्तों से नहीं ली गई। अच्छा अगर इन 5 रस्तों से ली गई, इन 5 रस्तों से ली गई तो यहां पे हम बोलेंगे कि फ्री कंसेंट है या नहीं है? नो सर, कंसेंट फ्री नहीं है। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। मतलब इन 5 रास्तों से नहीं ली तो कंसेंट फ्री है। इन 5 तरीकों का यूज करा और कंसेंट ली तो कंसेंट फ्री नहीं है। और बेटा कंसेंट जब फ्री नहीं होती, बड़े ध्यान से समझना, कंसेंट जब फ्री होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, हाँ या ना? यस। कंसेंट जब फ्री नहीं होती, मतलब इन 5 केसेस में जब कंसेंट फ्री नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का बनता है जिसे बोलते हैं बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम क्या होता है बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बड़े ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं, बड़े आराम से। अगर कंसेंट फ्री है, सारे एसेंशियल फुलफिल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनता है। एक टाइप है, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनमें से सेकंड टाइप में अब डिस्कस करो। ऑल्दो अगला जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो यही रहेगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड नहीं है, और वैलिड ना होने का रीजन पर्टिकुलरली पता क्या है? कि कंसेंट ऑफ द पार्टी जो है वो फ्री नहीं है। फ्री कब नहीं होगी? जब वो कोर्जन से ली है, अनड्यू से ली है, फ्रॉड करके ली है, मिस रिप्रेजेंटेशन से ली है, मिस्टेक से ली है। इनमें से कोई भी मोड यूज करा तो कंसेंट फ्री नहीं है। और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता, और उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहां पे ये जो पूरा सिनेरियो है ना, अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना है, वैलिड वॉइड क्या, तो आप बोलेंगे बेटा इट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी क्लियर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी इसे छोड़ दो, बस ये समझो अगर कंसेंट फ्री ना होने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तो उसका नाम वॉइडेबल रखेंगे। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ 5 केसेस में बनेगा, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये सारे के करके हमने देखते हैं। ऑल्दो फ्रॉड शायद आपने सुना, फ्रॉड करा है। ये जो एग्जांपल दिया मैंने कोअर्जन का दिया। कोअर्जन में क्या होता है? कोअर्जन में आप यूज करते हो बेटा फिजिकल फोर्स एंड थ्रेट। अगर आपने सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए फिजिकल फोर्स एंड थ्रेट यूज कर दिया तो बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट बना है अंडर कोअर्जन। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है? अंडर कोअर्जन। और अंडर कोअर्जन कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा बनेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बनेगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्री कंसेंट नहीं है, इसमें एक ही
क्यों? क्योंकि ए जो है उसे फिजिकल फोर्स एंड थ्रेट दिया जा रहा है, मतलब ए जो है अंडर कोर्जन अपनी कंसेंट दे रहा है, और अंडर कोर्जन अगर आप अपनी कंसेंट दे रहे हो या इनमें से पांचों तरीके से किसी से भी कंसेंट दे रहे हो तो बेटा वहां पे कंसेंट फ्री नहीं होती। कंसेंट फ्री नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा कंसेंट फ्री ना होने की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्ट का नाम लगता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमने थर्ड और फोर्थ डन करा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा दोनों पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने देखा लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी को रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। अब रिटर्न में जो है मैंने बताया या तो फुल्ली कैश होगा या पार्टली कैश पार्टली काइंड होगा। फुल्ली काइंड है तो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है, वैलिड नहीं है। कंसिडरेशन लॉफुल कब बनेगी? तो मैंने आपको बताया बेटा कंसिडरेशन वाले चैप्टर में टॉपिक आएगा रूल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन सारे रूल्स को फुलफिल कर देगी तो कंसिडरेशन लॉफुल है। अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पॉइंट नंबर 4 ने बोला फ्री कंसेंट। मैंने बताया कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट मतलब होता है मंजूरी देना, सहमति देना। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए। अगर मैं फ्री कंसेंट का जनरल मतलब बताऊं तो कंसेंट फ्री कब होगी? जब दोनों पार्टी जो कंसेंट दे रही है वो विदाउट एनी इन्फ्लुएंस दे रही है ऑफ एक्सटर्नल पर्पस, मतलब एक्सटर्नल किसी भी अफेयर से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, एक्सटर्नल किसी फैक्टर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, अपनी मंजूरी अपने दिल से जो उनको इच्छा लग रही है वो बताया तो कंसेंट फ्री है। अगर मैं लॉ की टर्म्स में बोलूं तो कंसेंट फ्री कब है? when it is not caused by, when it is not caused by, मतलब इनमें से कोई तरीका नहीं अपनाया और फिर कंसेंट ली तो कंसेंट फ्री। अच्छा, इनमें से कोई तरीका अपनाया और फिर कंसेंट ली तो फ्री कंसेंट नहीं है। और जब फ्री कंसेंट नहीं होती यानी इन पांचों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? वॉइडेबल, कभी वैलिड नहीं बनेगा। तो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन। क्या होता है बताएंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। पांचों केस में कंसेंट फ्री नहीं है। पांचों केस में कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वैलिड नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा वॉइडेबल। और मैंने एक एग्जांपल दिया, कोअर्जन में कंसेंट जब आप सामने वाले की कंसेंट लेने के लिए उसे फिजिकल थ्रेट एंड फोर्स दे दो कि भैया तेरे को जान से मार देंगे, तेरे फैमिली को चोट पहुंचा देंगे, तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा फिजिकल थ्रेट दे रहे हो, मारने की धमकी वगैरह, कोई काम कर रहे हो ऐसा, तो उस केस में हम कोअर्जन लगाते हैं और उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कैसा बनेगा? वॉइडेबल, जैसा मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। तो बेटा यहाँ पे अभी तक हमने 4 पॉइंट डन करे। सेक्शन 10 चल रहा है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। नंबर 2 मेरे साथ साथ बोलो बेटा, साथ साथ अभी याद करना इसे। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 4 फ्री कंसेंट। ये पूरा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ना, इस टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में से आपको 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत बार आया हुआ है पेपर में। और जब हम ये टॉपिक करने जाएंगे तो इसको हम आराम से डिस्कस करेंगे पूरे डेप्थ में। आप समझो, अभी तो बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी जब मैं एक एक टॉपिक को पूरा चैप्टर करवाऊंगा उनके ऊपर तो आपका नेक्स्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और जब आप पूरा पढ़ लोगे फिर आप वापस एसेंशियल पे आओगे तो आपको लगे कुछ है ही नहीं है, तो मजाक कर रहा है। सब पता है अपने को, इनसे ज्यादा पता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट डन हो गए। अभी हम अगले कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। पहले आप इसको नोट करेंगे जल्दी से, अच्छे से मिलते हैं आपसे। जल्दी से नोट करो भाई। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे हमने 4 एसेंशियल एलिमेंट डन करे। मुझे बिल्कुल पता है आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट होंगे, सर कपड़े चेंज करके आ रहे हो, कैसे जादू कर रहे हो सर। तो बेटा ऐसे जादू छोटे मोटे चलते रहते हैं, अपन करते रहते हैं, बट अभी इस जादू से ज्यादा ये जादू इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो कोई जादू नहीं हो रहा आपके साथ। 4 एसेंशियल एलिमेंट हमने करे बेटा। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करवा दूं बेटा, मैंने आपको सेक्शन 10 कराया, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सर एसेंशियल एलिमेंट सारे क्या करने पड़ेंगे? फुलफिल। अगर एक भी एसेंशियल एलिमेंट आप फुलफिल नहीं कर पाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। सर 4 एसेंशियल, और चारों यही आपके इंडेक्स है, मैंने फिर से बताया, चारों के चारों आपके चैप्टर्स हैं। 5वां जो पढ़ाऊंगा वो भी आपका चैप्टर है। जो यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है वही आपके चैप्टर्स में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। नंबर 1 लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस। ऑफर एक्सेप्टेंस क्या है आगे पढ़ेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस लॉफुल कब बनेगा? मैंने बताया जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के सारे रूल जो है वो फुलफिल होंगे तब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल होगा। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल है उस टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। नंबर 2 इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
अगर दो पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो उन दोनों की जो इंटेंशन है वो आपस में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, आपस में दोनों पार्टीज लीगली बाइंड होने चाहिए। मैंने बताया जितने भी सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, डिनर पे इनवाइट करना, शादी में इनवाइट करना, दीज आर सोशल एग्रीमेंट्स, और इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। दैट्स व्हाई ये सारे के सारे बेटा कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे मैंने आपको बताया बेटा लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न। इसका मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है तो दोनों पार्टीज को रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए और देना भी पड़ेगा। मतलब एक पार्टी को मिलेगा और कुछ देना पड़ेगा। मैंने बताया कंसिडरेशन एक पार्टी की तरफ से इन टर्म्स ऑफ मनी जरूर होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है सर? इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब है आपकी जो कंसिडरेशन है सर वो फुल्ली इन कैश चलेगी या पार्टली इन कैश पार्टली इन काइंड चलेगी। लेकिन अगर फुल्ली काइंड है, मैं आपको घर बनाने का वादा कर रहा हूं, बदले में आप मेरे को सर लॉ पढ़ाएंगे ऐसा वादा कर रहे हैं, वादे के बदले वादा, मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो यहां पे कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। और कंसिडरेशन लॉफुल कब होती है? तो सर जब हम कंसिडरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, कंसिडरेशन को लॉफुल बनाने के लिए वहां पे भी रूल्स आएंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की तरह। जब सारे रूल फुलफिल होंगे तो कंसिडरेशन क्या होगी बेटा? लॉफुल कंसिडरेशन। एंड नंबर 4 इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार बना लेना, अभी चैप्टर में आपके पेपर में आने वाला है, गारंटी दे रहा हूं बेटा, गारंटी 110%। दैट इज फ्री कंसेंट। मतलब दोनों पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री हो, विदाउट एनी प्रेशर हो, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस हो ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है? और लीगल टर्म्स में अगर मैं बताऊं, कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। मतलब कंसेंट फ्री कब मानी जाएगी? जब वो इन 5 तरीके से नहीं ली गई। इन 5 केस में कंसेंट को फ्री नहीं माना जाता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। और इन 5 केस में जो मैंने बताए थे, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बनता है वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बनता है वॉइडेबल। नंबर 1 कोवर्जन, नंबर 2 अनड्यू इन्फ्लुएंस, नंबर 3 फ्रॉड, नंबर 4 मिस रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर 5 आपका मिस्टेक। ठीक है? ये 5 केसेस में कंसेंट फ्री नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड नहीं बनता, और जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो बनता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप्स में, बट अभी के लिए बस आप समझो, जब भी पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती बाय कोवर्जन, अनड्यू, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो हमेशा वॉइडेबल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। बेटा अब एक और 5th एसेंशियल पे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका इंट्रोडक्शन के बाद अभी आएगा ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, और अगला चैप्टर जो है आपका वो ये रहा बेटा। आप पॉइंट देखोगे ना, पॉइंट है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आप इसे देखो ना, आप एक और हेडिंग ले सकते हो इसी चैप्टर का कई जगह पे और नाम, इसी को सेम चीज बोलते हैं बेटा, इसी को कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज। तो अगर आपको मॉड्यूल में एक यूनिट, एक चैप्टर दिख रहा है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, तो वो यही है, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज बोले या कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बोले, दोनों का मतलब सेम है। पहले तो ये समझो। और कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा। देखो, समझो मेरी बात समझो बड़े ध्यान से बेटा। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको प्रॉब्लम जनरेट करवा रहा हूं बेटा। कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लीजिए एक है छोटा राजू। अब नाम देख रहे हो बेटा, नाम देख रहे हो, छोटा राजू। छोटा भीम सुना है? उसमें एक राजू आता था, हमेशा एक ही निक्कर में, हमेशा एक ही निक्कर में। मतलब मैं बचपन से बड़ा हो गया, अभी तक वो पहली बात तो बड़ा नहीं हो, छोटे का छोटा है, सर पे 2 बाल है, और वही नीली निक्कर में आता है आज तक चुटकी के साथ घूमता रहता है। देखा आपने? वही छोटा राजू। बेटा छोटा राजू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा राजू कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पता है किसके साथ? बड़ा भीम। किसके साथ? बड़ा भीम। छोटा भीम तो आपने बहुत सुना है बच्चों ने, अभी नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं बड़ा भीम। भीम जो है बड़ा हो गया, राजू अभी तक छोटा भैया उसी निक्कर में बैठा है। देखो नीला, तभी नीला बनाया इसको, नीली निक्कर पहनी भाई। अब ये जो छोटा राजू है ना बेटा, छोटा राजू समझो, यह है बालक।
कतई बालक है, बिल्कुल ही बालक। बालक समझते हो? बालक मतलब क्या? माइनर। बालक मतलब क्या? माइनर। नाम ही देखो ना, छोटा राजू। छोटा राजू जो है बेटा, उसकी एज अभी है 15 ईयर्स। दुनिया की मोह माया में पड़ा है अभी। तो तुम्हें पता है 15 साल की उम्र में कितनी मोह माया है आसपास, ठीक है? फीमेल्स वीमेल्स पता नहीं क्या क्या, फोन, मोबाइल, गेम्स, दुनिया भर की मोह माया है भाई के पास। और छोटा राजू जो है एज 15 साल। अब क्लियरली ये मेजर है या माइनर, पहले बताओ। छोटा राजू मेजर है माइनर? सर छोटा राजू जो है वो है माइनर। छोटा राजू क्या है अपना? एक माइनर। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बड़ा भीम की बात करूं, ये भाई बड़ा भीम, नाम से पता बड़ा, भैया ये जो है ये तो नॉर्मल है मेजर। मेजर मतलब समझ जाओ, मतलब इसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से अबव है, 20 साल का है, 22 साल का, 25 साल का है, बढ़िया। अब ये जो बालक है, ये बालक प्रॉमिस करता है, ये बालक ऑफर देता है, पहले तो ऑफर देता है, ऑफर देता है कि मैं जो है, मैं छोटा राजू ऑफर दे रहा है, मैं जो है सर आपके लिए हाउस कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, हाउस कंस्ट्रक्ट। अरे क्या समझ रहे हो, हाउस कंस्ट्रक्ट? छोटा राजू बोल रहा है, कह रहे छोटा हूं, निक्कर में हूं, इसका मतलब हल्के में ले लेना, 15 साल को छोड़ो तो माइनर छोड़ो। अरे हाउस कंस्ट्रक्ट कर दूंगा मिनट से पहले, हल्के में ले लो क्या? और बड़ा भीम जो है, बड़ा भीम भाई साहब छोटे राजू की इस बात पे यकीन करता है, कह रहा है हाउस कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, ऑफर दे रहा है, और कह रहा है 10 लाख रुपीज में, जिसमें से छोटा राजू ने कंडीशन रखी कि मुझे बस 2 लाख रुपए जो है वो कैसे चाहिए बेटा? एडवांस। मैं आपको समझाने की, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बड़े ध्यान से एग्जांपल को समझो, एग्जांपल समझ गए तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, ठीक है? अब ये जो है कह रहा है ऑफर दे रहा है हाउस कंस्ट्रक्ट करने का, कौन? छोटा राजू जो क्या है माइनर। किसको ऑफर दे रहा है? बड़ा भीम जो क्या है मेजर। ऑफर दे रहा है हाउस कंस्ट्रक्ट करूंगा 10 लाख में, उसमें से आप 2 लाख रुपए मुझे एडवांस दे दो। और पता नहीं बड़ा भीम जो है, बड़ा भीम कौन सी भांग पी के बैठा था, भाई ने छोटा राजू की बात पे बिलीव करा और इस ऑफर की क्या दे दी सर? इस ऑफर की दे दी एक्सेप्टेंस। इस ऑफर की क्या दे दी? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस तो दी थी, साथ में 2 लाख रुपए क्या दे दिए? एडवांस। 2 लाख रुपए क्या दे दिए? एडवांस। अब समझो आप, जैसे ही छोटा राजू के पास 2 लाख रुपए आए, भाई साहब छोटा राजू सबसे पहले क्या कह रहा है? अब छोटा राजू के पास 2 लाख रुपए निक्कर में नहीं रहेगा। भाई साहब बंदे ने बालक बांधा, भाई साहब शर्ट पैंट शूज बिल्कुल मस्त एकदम टिप टॉप तैयार हो गया। और भाई साहब क्योंकि 2 लाख है भाई के पास, उड़ा रहा है दबा के। अरे काय बात का घर जाए बाढ़ में, छोटा भीम वो बड़ा भीम वगैरह घर जाए बाढ़ में, अपन 2 लाख है। सबसे पहले शॉपिंग गया, सबसे पहले क्या शॉपिंग करने, शॉपिंग कर रहा भाई, नए नए निक्कर ले रहा, अभी भी निक्कर ले रहा, नए नए निक्कर। उसके बाद आपको पता है बेटा चुटकी, भाई साहब चुटकी को लेके जा रहे डेट पे। बड़ा भीम भाई परेशान। छोटा राजू ने जो 2 लाख रुपए हाउस कंस्ट्रक्ट की एडवांस लिए थे, उसमें भाई शॉपिंग कर रहे हैं। भाई चुटकी को लड्डू की डेट पे ले जा रहे हैं, लड्डू की डेट वेट पे घुमा के 2 लाख रुपए दिए उड़ा, 2 लाख रुपए दिए उड़ा। ना कोई रॉ मटेरियल मंगवाया, ना घर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवाया, कुछ नहीं करवाया, 2 लाख रुपए पूरे उड़ा दिए। और बड़े भीम को जैसे ये बात पता चली, बड़ा भीम भाई गुस्से में आ गया छोटा राजू के पास, कह रहा भाई तूने मेरे पैसे सारे उड़ा दिए, ऐसा कैसे कर रहा है तू? या तो मेरे लिए घर कंस्ट्रक्ट कर, या मेरे को 2 लाख रुपए का एडवांस रिटर्न करके दे। 2 कंडीशन दे दी। किसने? बड़ा भीम ने छोटा राजू को। छोटा राजू ने बोला भाई मैं हूं माइनर, मैं हूं बालक, ना मैं घर बनाऊंगा, ना मैं 2 लाख रुपए एडवांस दूंगा। ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट की जो बात है ना, ये तो मैंने मजाक में बोल दी। कह रहा है मैं तो बच्चा हूं भाई, मैं तो बच्चा हूं। लॉ ने बोला भाई माइनर जो है आप उसे पनिशमेंट ही नहीं दे सकते, मैं तो बच्चा हूं, तो मैं ना घर बना के दूंगा आपको, और जो 2 लाख रुपए मैंने खा लिए वो एडवांस भी वापस नहीं कर सकता, मेरे पास है नहीं पैसे, कैसे एडवांस वापस करूं? तो बड़ा भीम परेशान। बड़ा भीम कह रहा भाई ये तो दिक्कत हो गई यार। अब बड़ा भीम जो है वो भाई सीधा, ये पूरा इंसिडेंट होते ही सीधा भागा किसके पास? कोर्ट के पास, सीधा भागा कोर्ट के पास। और कोर्ट को कह रहा सरकार ये छोटा राजू, सरकार मेरे से प्रॉमिस कर गया ये कि हाउस कंस्ट्रक्ट करा के देगा, एडवांस ले लिया 2 लाख का, और छुटकी को डेट पे ले जा रहा है, अपने लिए नई निकल ला रहा है।
अब ना मुझे घर बना के दे रहा है, ना मेरा एडवांस रिटर्न कर रहा है, सरकार कुछ तो करो। कोर्ट ने बोला बेटा सुन इधर आ। पहले कह रहा छोटा राजू को तो छोड़, बड़ा भीम तू इधर आ। कह रहा बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या तूने 5वां एसेंशियल पढ़ा था? बड़ा भीम कह रहा मुझे नहीं पता भैया 5वां एसेंशियल। कह रहा भैया लेक्चर देखा था सर का, 5वें एसेंशियल में क्या बोला है? बेटा 5वें एसेंशियल में लॉ मेकर आपको क्लियरिफाई कर रहा है कि कौन कौन सी पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल माना है। सर मतलब 5th एसेंशियल एलिमेंट में कोर्ट लॉ मेकर आपको क्लियरिफाई कर रहा है कि भैया हम पार्टीज बता रहे हैं 1 2 3 4, इन पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हमने केपेबल नहीं माना। इनको केपेबल नहीं, 3 लोग बताए, 3 लोग, कितने लोग? 3 लोग बताए जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, और हो भी गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, कौन कौन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल है या कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहां पे मान लीजिए 3 लोग हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मना करा है, और आप उनके साथ फिर भी जानते हुए कुछ भी हो सिचुएशन कुछ भी हो, हमें पढ़ना पूरा अच्छे से, पर अभी क्या समझो, आप जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? समझिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा? कोर्ट ने बोला भैया तूने वो लिस्ट चेक करी थी? बड़ा भीम कह रहा मैंने तो लिस्ट चेक नहीं करी। कोर्ट कह रहा भैया तू बिना लिस्ट चेक करे कैसे एंटर हो सकता है? कंपिटेंट ऑफ पार्टीज में या कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में कोर्ट ने, लॉ मेकर ने 3 लोगों को बता दिया। कह रहा पहला माइनर मतलब जो 18 साल से कम की उम्र का है। दूसरा अनसाउंड माइंड, दूसरा क्या बेटा? अनसाउंड माइंड मतलब इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे किसी ने पी रखी है, कोई मेंटली अनस्टेबल है, इडियट है, लूनेटिक है, मतलब हिला हुआ है, मतलब रोहित मेहरा, आपको पता है रोहित मेहरा जादू वाली मूवी का, वैसा कोई है जिसको भैया सही से टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आ सकती, पी रखी है उस टाइम पे, उस हालत में नहीं है कि समझ पाए चीजें, ठीक है, मेंटली अनस्टेबल है बेसिकली। तो माइनर, अनसाउंड माइंड, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे लॉ ने डिस्क्वालिफाइड करा है। लॉ ने क्या करा है? डिस्क्वालिफाइड करा है। अब लॉ ने किसे डिस्क्वालिफाइड करा है चैप्टर में पढ़ेंगे। माइनर कौन है चैप्टर में पढ़ेंगे, अनसाउंड माइंड कौन है चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस याद रखो कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज में बोला कि भैया हम 3 लोग बता रहे, इनको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए मना करा है। अगर आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो तो भैया इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा, मतलब आप अपने रिस्क पे एंटर हो रहे हो। अगर छोटा राजू ने पैसे खुद से दे दिए तो दे दिए, लॉ उससे जबरदस्ती पैसे नहीं निकलवा सकता। और वो 3 लोग कौन से बताए? पहला, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो पहला माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन शुड बी अ मेजर पर्सन। सेकंड, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। और थर्ड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सन जो है शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो आप समझिएगा बेटा, बेसिकली कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? कह रहा है द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट मतलब मैंडेटरी बी लीगली केपेबल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टीज है वो लीगली केपेबल होनी चाहिए, मतलब लॉ ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए लॉ ने केपेबल माना होना चाहिए टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। अदरवाइज सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कह रहा है कि भैया अगर कोई भी पर्सन, जैसे जो लॉ ने जिन्हें केपेबल नहीं माना, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। पहले पॉइंट ने तो क्या बोला कि भैया जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है वो लॉ की नजर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के केपेबल होना चाहिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है तो, ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे यहां पे अब भैया ये जो छोटा राजू है ये है माइनर, और अगर आप आगे लिस्ट चेक करो ना, पर्सन विच आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, लॉ ने बताया किस किस को हम इनकेपेबल मान रहे हैं, मतलब कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो नहीं सकते। पहला माइनर, दूसरा अनसाउंड माइंड में 3 है, लूनेटिक, इडियट, ड्रंकन, ये क्या है हम आराम से समझेंगे बाद में, और थर्ड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कह रहा है सच टाइप ऑफ पर्सन आर नॉट अलाउड टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लोग हैं 3 लोग स्पेसिफाई करें,
ये लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना ही नहीं सकते। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब छोटा राजू जो है वो माइनर की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब माइनर के साथ आप जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। वैलिड नहीं है तो लॉ की नजर में इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉ कहेगा भैया हमने तो मना करा है ना, हमने तो मना करा है, तुम क्यों माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? किसकी गलती है? आपका नेग्लिजेंस बिहेवियर है ना। हमने तो क्लियर बताया था भाई माइनर के साथ मत करना, अनसाउंड माइंड के साथ मत करना, और किसके साथ मत करना? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इन 3% को हम इनकेपेबल बता रहे पहले, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। अब अगर आप फिर भी बताने के बावजूद इनमें से किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड एंड एनफोर्सेबल होगा? पहले बताओ, वैलिड एंड एनफोर्सेबल होगा? आंसर इज अ बिग नो सर, ना ही वैलिड होगा ना ही एनफोर्सेबल होगा। अब क्या होगा इस पे अपन चर्चा करेंगे आराम से, ये चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। जैसे मैंने बताया कंसेंट फ्री नहीं होती तो क्या होता है? वॉइडेबल। ऐसे ही इस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा हम देखेंगे चैप्टर्स में, बट अभी वैसे मैं बता दूं वॉइड बनता है इसमें, माइनर के केस में तो वॉइड एंड इनिशियो बनता है। अब क्या होता है अभी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट अभी के लिए बस इतना समझो, वैलिड एंड एनफोर्सेबल नहीं होगा। अब पता है क्या है? कोर्ट कहेगा, कोर्ट बड़ा भीम 2 लाख रुपए दे दिए, पहली बात तो घर भी भूल जा, और 2 लाख का जो एडवांस है वो भी भूल जा। कोर्ट कह रहा है भाई अगर आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया मना करने के बावजूद तो आपकी गलती है, आपका नेग्लिजेंट बिहेवियर है, और अगर आप इससे एडवांस की रिकवरी मांग रहे हो या जो ऑफर जो इसने वादा करा था उसको बोल रहे हो पूरा करके दे, तो भैया हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। मतलब बड़ा भीम जो है उसे ना घर मिलेगा, क्यों, और साथ ही साथ ना 2 लाख का एडवांस मिलेगा। माइनर कुछ भी करे भैया, बालक है, बच्चा है, गलती कर दी, झूठ बोल दिया, कुछ भी करे गलती है। कॉन्ट्रैक्ट था, वैलिड था नहीं, एनफोर्सेबल था नहीं, हमने आपको पहले बताया था मत करना, अगर आपने कर दिया तो आपका अपना रिस्क है। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर इनकेस कर रहे हो और माइनर खुद से पैसे वापस कर दे तो वो अलग चीज हो गई, बट लॉ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। लॉ आप एफआईआर नहीं करवा सकते कि भैया मेरे पास 2 लाख का एडवांस दिया था माइनर को और आप वापस करवाओ, क्यों? लॉ का क्यों दिया आपने? हमने तो मना करा था। क्लियर? तो ये आपका एसेंशियल नंबर 5 है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाना है, जो दोनों पार्टीज उसमें आ रही है, एंटर हो रही है, वो केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मतलब सर वो मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं, वो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं, उसके अलावा वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। क्योंकि अगर माइनर है, अनसाउंड माइंड है और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, उन्हें तो क्या माना है? उन्हें क्या माना है बेटा? इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, अगर आपको वैलिड बनाना है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, पार्टीज मस्ट बी केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। और कौन कौन इनकेपेबल है? माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये भी आपका एक अपना पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ये तीनों हेडिंग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे हम, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इससे, देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 5 पॉइंट मेजर, जो मेजर एसेंशियल है ना वो 5 हो गए। मेजर और भी है और वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेजर जो है वो 5 हो गए। सबसे पहला लॉफुल ऑफर एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस चैप्टर है। सेकंड आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। थर्ड आपका कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ जो पार्टीज है वो कैपेसिटी होनी चाहिए उनकी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होने चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियरिटी आती है। और इस एग्जांपल का क्रक्स ये निकला कि भैया कोर्ट एडवाइस करेगा बड़ा भीम को कि ना ही आपको हाउस मिलेगा, पहली बात तो घर को भूल जाओ, और ये जो 2 लाख रुपए आपने एडवांस दिए हैं इस एडवांस को भी भूल जाओ, क्योंकि छोटा राजू जो है वो कुछ नहीं देखेगा भाई, वो है माइनर। हमने आपको पहले मना करा था, आप अपने रिस्क पे आए हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो देख लो भैया कुछ हो नहीं सकता, पैसा भूल जाओ, घर भी नहीं मिलेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे, कोई दिक्कत। इवन एक और बात बताओ आपको, एक और बात, अगर मान लो ये माइनर था, अगर मान लो ये माइनर है, 15 साल की एज है, और ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इसने बोला मेरी एज 15 नहीं है, मेरी एज 19 है और मैं माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हूं। एक्चुअल में ये 15 का माइनर है, लेकिन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, 19 साल का मेजर बन रहा है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, इस केस में भी
भैया अगर इससे कोई बेनिफिट ले लिया, खा पी के पैसा बचा लेगा भाई, कुछ रिफंड नहीं करेगा। कोर्ट कह रहा है भैया बालक है वो झूठ बोलेगा, गलती करेगा, कुछ भी करेगा, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। सामने वाला पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप चेक करो भाई, आधार चेक करो, जो चेक करना कर लो। अगर इसने कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन भी कर दी, उस केस में भी ये लायबल नहीं है, ना घर बना के देगा ना एडवांस देगा। ठीक है, ये हमें पढ़नी है छोटी छोटी सारी बातें उस चैप्टर में, बट मेरे हिसाब से मेजर तौर पे आपको कोई पॉइंट समझ आया हो, कोई दिक्कत है आप मुझे बताएंगे बेटा, अदरवाइज आप जल्दी से नोट करो बेटा फटाफट।